हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस ले ली है और ये हमारी 3rd क्लास है जिसके अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 ट्रेड यूनियन कंप्लीट कर लिया था विद PYQs। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार देख लेते हैं। हमने इसका कंसेप्ट, इसके कॉजेज़ और इसके इम्पैक्ट कवर कर लिए थे। फिर हमने इसके प्रिवेंटिव मशीनरी भी पढ़ ली थी, जैसे WPM, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्राइपार्टाइट एजेंसीज, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स। ठीक है, फिर हमने इसकी सेटलमेंट मशीनरी भी कंप्लीट कर ली थी विच आर अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका टॉपिक है इंडस्ट्रियल एक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है? जब सिचुएशन इतनी बिगड़ जाए कि दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, दोनों एक्शन ले ले। ठीक है, अब वो डिस्प्यूट सिर्फ वर्बली नहीं रहा, अब वो एक्शन उस पर ले लिया गया तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल एक्शन। ये नाम से ही समझ में आ रहा है। तो या तो ये स्ट्राइक हो सकती है या फिर ये लॉकआउट हो सकता है। अब स्ट्राइक एक ऐसा वर्ड है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। स्ट्राइक जैसे हड़ताल कर ली, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि उनकी मांगें पूरी करने के लिए वो हड़ताल पे चले जाते हैं। ऑपोजिशन पार्टी करती है, वर्कर जो एम्प्लॉयज़ होती है वो अपनी डिमांड के लिए हड़ताल पे चले जाते हैं। ठीक है, और ये नया टर्म है लॉकआउट, या काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। लॉकआउट का मतलब होता है जब स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए एम्प्लॉयर हड़ताल पे चले जाए। हड़ताल नहीं मतलब कि अपना जो बिजनेस है वो बंद कर दे, कि अब हम जो अपना ऑपरेशन है वो अभी टेम्परेरी के लिए बंद कर रहे हैं और किसी भी वर्कर को अलाउड नहीं है कि वो आके काम करे। अब काम नहीं करेंगे तो वो सैलरी नहीं देंगे, तो ये होता है लॉकआउट। ठीक है, तो अब ये स्ट्राइक या लॉकआउट इंडस्ट्रियल एक्शन कब लेते हैं? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले डिस्प्यूट में एक वर्कर या फिर बहुत सारे वर्कर, कलेक्टिव वर्कर जाएंगे और अपनी ग्रीवियंस रखेंगे। ठीक है, अपनी जो डिमांड्स रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? पहले तो वो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म का सहायता लेंगे। ठीक है, कि हमारे पास वर्क कमेटी है, हमारे पास जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज़ है, हम पहले यहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे। अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो धमकी देंगे। इंडस्ट्रियल एक्शन तब मेजरली तब देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट एक्टिव नहीं रहती, ठीक है, सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए, तो ये इंडस्ट्रियल एक्शन होता है। पर अगर मैनेजमेंट बीच में ही संभल जाए या फिर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करे कि यार इंडस्ट्रियल एक्शन होने से पहले वो सेटलमेंट मैकेनिज्म का वो सेटअप कर ले, सेटलमेंट मशीनरी, जैसे कि कंसीलिएटिंग ऑफिसर को लिया है, या फिर वो कोर्ट केस कर दे कि देखो ये डिमांड है, अब ये लोग स्ट्राइक पे जाने की धमकी दे रहे हैं, तो हम ये जो मामला है वो कोर्ट में लेके चल जाए। ठीक है, तब ये इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट के बाद नहीं होता, सेटलमेंट के बाद भी हमें केसेस दिखे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एक्शन होता है, लेकिन जो मेजरली देखा जाता है ना, जब प्रिवेंटिव मशीनरी फेल हो जाती है तब इंडस्ट्रियल एक्शन आता है। ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख पा रहे हो कि ये जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये क्या है, लीडर्स हैं ये 3। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं स्ट्राइक को। तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऐसे ही नहीं है कि आज जिसका मन किया तो ये स्ट्राइक पे चले गया, जिसका मन किया तो वो स्ट्राइक पे चले गए। ये कलेक्टिव होती है, एक एम्प्लॉय नहीं करता, बहुत सारे मिलके एम्प्लॉय करते हैं। और क्या ये अभी वर्कर काम कर रहे हैं बिजनेस का? नहीं। तो इससे क्या हो रहा है? जो काम है वो रुका पड़ा है। ठीक है, तो यही हमें पीटरसन ने बताया कि अ स्ट्राइक इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइज सेसेशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस अ ग्रीवियंस। और किसके लिए होता है ये? उनकी डिमांड्स होती है उनको फुलफिल कराने के लिए, जैसे कि हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस और अदर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। तो ये बहुत पावरफुल टूल होता है। वाई इट इज़ वेरी पावरफुल टूल? क्योंकि जब कोई स्ट्राइक होती है तो वो चीज़ न्यूज़ या मीडिया में आ जाती है। मीडिया में आने के बाद उस कंपनी की या ये उस एम्प्लॉयर का रेप्यूटेशन
वो खतरे में आ जाता है, उसके शेयर्स, स्टॉक्स, ये सब गिरने लग जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। इवन धमकी भी देना तो भी ये बहुत ज़्यादा ना एक एक्शन में काउंट हो जाता है। इट इज़ यूज बाय वर्कर्स एंड द यूनियन टू एक्सर्ट द प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग लेबर डिस्प्यूट। ठीक है, तो फीचर्स हम इसी से ही बना लेंगे कि इट इज़ कलेक्टिव एक्शन, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ टेम्परेरी वर्क स्टॉपेज, इट इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि इट इज़ रेगुलेटेड समवेयर बाय द एक्ट या फिर लॉज। जैसे कि क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट रेगुलेट करता है स्ट्राइक्स को। कैसे? ये ना उसके लिए गाइडेंस निकालता है कि जब भी अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। आप तब तक के लिए स्ट्राइक या लॉकआउट दोनों चीज़ों पे बैन लग जाता है। अगर आप स्ट्राइक करोगे तो आपको 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर उससे पहले, अगर फॉर एग्जांपल आज एम्प्लॉयज़ की डिमांड आई कि हमको बोनस चाहिए 20%, ठीक है, और एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको सपोज 5% ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, पर एम्प्लॉयज़ माने हमें तो 20 ही चाहिए। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, दोनों ने बातचीत करी, नहीं हो पाया, वो बोले फिर 5, ये बोले 20, फिर उसके बाद एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, स्ट्राइक पे चले गए। फिर एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस में जब कोर्ट केस चल रहा है तब ये स्ट्राइक नहीं होगी। ठीक है, तब के लिए कोर्ट क्या बोलेगी कि जब भी कोर्ट केस पेंडिंग है तब दोनों कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, चुपचाप शांति से काम करेंगे। प्लस स्ट्राइक पे जाने से पहले एम्प्लॉयज को 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो उसको क्या बोल देगी, कोर्ट क्या बोल देगी, दिस इज इलीगल स्ट्राइक, और एम्प्लॉय से पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। ठीक है, पर्पस मतलब कि डिमांड्स के लिए होता है। तो ये फीचर्स तो याद ही रहेंगे। दिस इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द डेफिनेशन। अब किस किस तरह की स्ट्राइक्स करी जाती है, अलग अलग तरह की। कुछ इकोनॉमिक स्ट्राइक होती है जो कि मेजरली होती है, जैसे कि बेटर पे, वेजेस, बेनिफिट्स के लिए। एक होती है सिंपैथी स्ट्राइक। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक कंपनी है, उसका सेम कहीं दूसरा जगह प्लांट है और दूसरे प्लांट में एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक पे चले गए, तो उनको एक सॉलिडारिटी के लिए ये वाले एम्प्लॉयज भी क्या स्ट्राइक पे चल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम सिंपैथी स्ट्राइक। फिर है सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक का मतलब है कि अगर कहीं पे, मतलब ऐसी स्ट्राइक जिसमें वर्कर्स वर्क प्लेस पे जाए तो सही, मतलब फैक्ट्री में जाए तो सही, लेकिन वहाँ काम नहीं करेंगे, और जो वर्क प्लेस है उस वहाँ पे जाके ना किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे, काइंड ऑफ वो फैक्ट्री को हाईजैक कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत इलीगल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को हार्म भी कर सकते हैं, है ना। वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अब ये नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ये स्ट्राइक स्पॉन्टेनियस करता है। स्पॉन्टेनियस यानी कि हमने पढ़ा था 14 डेज का नोटिस पीरियड देना कंपलसरी है, वरना आपकी स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक हो जाएगी। अगर स्पॉन्टेनियस ही कर दी तो फिर वो इलीगल में काम आएगी, और ये होती है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। अब ये नाम, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन अब जो है वो है। इसमें क्या होता है कि हमने मल्टी यूनियनिज्म के बारे में पढ़ा था। मल्टी यूनियनिज्म में क्या होता है कि स्ट्राइक्स के जो चांसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनियन अपनी पावर एग्जर्ट करने के लिए फटाफट स्ट्राइक कर देती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। The strike is aimed at asserting the right of one union at the work in question. Slow down strike. Slow down भी यही है कि वर्कर जाएगा वर्क प्लेस पे पर काम नहीं करेगा। ठीक है, नहीं सॉरी स्लो डाउन स्ट्राइक क्या है? स्लो डाउन स्ट्राइक है कि वर्कर जाएगा वर्क प्लेस पे काम करेगा, लेकिन बहुत स्लो तरीके से काम करेगा, बिल्कुल धीरे धीरे। मतलब जो डेडलाइन, जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो उसको 2 दिन में करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लो डाउन स्ट्राइक। फिर हंगर स्ट्राइक तो हम सबको पता ही है कि क्या होता है। फिर है पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे जाएगा लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा, और टूल डाउन स्ट्राइक पे एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे जाएगा पर कोई काम नहीं करेगा। तो डिफरेंस क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, पेन डाउन का मतलब है कि
एम्प्लॉय क्या काम नहीं करेगा, एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करेगा, पेपर वर्क नहीं करेगा, ऑफिशियल वर्क नहीं करेगा. तो इट इज फॉर दोज वर्कर हु आर एडमिनिस्ट्रेट बोलते हैं ना, जिनको जो ऑफिसर पे होते हैं. ठीक है. और टूल ऑन स्ट्राइक मतलब वो वर्कर जो कि लोअर लेवल वर्कर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर होते हैं. ठीक है. ये उनके लिए है. बस ये स्ट्राइक का बना दिया. अब ये हमें इसका डिफरेंस भी आया हुआ है, PYQ है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा. पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब होता है इट इज अ स्ट्राइक बाय द वाइट कॉलर एम्प्लॉइज, इट इज स्ट्राइक बाय द ब्लू कॉलर और मैनुअल वर्कर्स. वर्कर कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल स्टाफ वाले, इसमें मैनुअल वर्कर, स्किल्ड वर्कर, टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं. नेचर ऑफ वर्क क्या है कि इंटेलेक्चुअल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, इसमें फिजिकल या टेक्निकल जैसे ऑपरेटिंग मशीनरी. इट इज कॉमन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज कॉमन इन फैक्ट्रीज. पर्पस क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना, पे स्केल, वर्किंग कंडीशन, इसमें सेफ्टी मेजर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. तो काफ़ी हद तक सेम ही है, बस एक डिफरेंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, तो इतनी कोई दम वाली बात नहीं है, लेकिन अपने को याद तो करना ही है. अब हमारे अनजस्टिफाइड स्ट्राइक्स. अनजस्टिफाइड स्ट्राइक्स अलग होती है इलीगल स्ट्राइक से. ये स्ट्राइक को आप इलीगल नहीं बोल सकते, बट जस्ट अनजस्टिफाइड बोल सकते हो. ठीक है. अगर एम्प्लॉई ने बिना एडिक्वेट टाइम अपॉर्चुनिटी के बोला कि जैसे कि वी वांट बोनस डिसाइड विद इन एन आवर, अगर नहीं किया तो फिर हम 14 दिन बाद स्ट्राइक पे चल जाएंगे. ठीक है. तो ये तो अब कोई ढंग की स्ट्राइक हुई ही नहीं, मतलब ये ढंग की रीज़न तो हुआ ही नहीं. आपको ढंग से टाइम तो देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए कि कम से कम 5 दिन है, चलो 5 डेज में आप डिसाइड करो हमारे को क्या करना है. ठीक है. या फिर अनरीजनेबल डिमांड हुई, जैसे एयरप्लेन पायलट डिमांड हैंडसम कॉम्पनसेशन डिस्पाइट हैवी लॉसेस, एंड इट इज़ अ रियल एग्जाम्पल. अब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी कंपनी का है, बट दिस इज रियल. गोइंग ऑन स्टॉक विदाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि पुराने अपने मेथड को यूज़ ही नहीं करे और उससे पहले ही, मतलब आपने प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया और उससे पहले ही आप स्ट्राइक पे चले गए, तो दिस इज अनजस्टिफाइड स्ट्राइक. असेंशियल सर्विसेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते. इवन एक्ट के अंदर भी प्रोहिबिटेड है कि ये वाले जो सर्विस वो होते हैं ना, वाटर वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते. यूज ऑफ फोर्स या वायलेंस, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द unjustified strikes. It is even said by in a judgment T.K. रंगराजन केस में भी बोला गया है कि उन्होंने भी बोला है कि अनजस्टिफाइड स्ट्राइक को हमें कंडेम करना चाहिए ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड मॉरल ग्राउंड्स. अब लीगल प्रोविजन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हमें बस रिवाइज करना है कि किसमें दे रखा है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का, एंड प्रोहिबिशन ऑफ केस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल. ठीक है. इलीगल स्ट्राइक्स बता रखा है कि इलीगल स्ट्राइक इन दोनों को मिला के ही इलीगल स्ट्राइक बनेगी. असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन लोगों को अलाउ नहीं है कि वो जाके स्ट्राइक करें. तो ये तो हमें अच्छे से पता लग गया और याद भी हो गया, तो हम शुरू से रिवाइज करते हुए आ रहे हैं. अब नाउ मेजर्स टू हैंडल द स्ट्राइक. हाउ टू हैंडल द स्ट्राइक. सबसे पहली चीज फर्स्ट अभी बताई थी, सेटलमेंट मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करो भाई. जैसे कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन, इनको आप सेटअप करो टाइमली ताकि स्ट्राइक ना जाए. ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लेके आओ, वो भी प्रिवेंटिव का टाइप हो गया, उनको भी स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेंथन करो. फिर सोशल रिजेक्शन बाय मीडिया, सोशल ग्रुप, पर्सनैलिटीज, ये से ना एक सोशल इन्फ्लुएंस आता है जिसकी वजह से स्ट्राइक को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं. एक नेगेटिव इमेज बना सकते हैं स्ट्राइक के लिए. कौन सी? अनजस्टिफाइड स्ट्राइक के लिए. जुडिशियल एक्शन लो फॉर इलीगल एज वेल एज अनजस्टिफाइड स्ट्राइक्स, ताकि एक तो स्ट्राइक अगर अच्छे रीज़न पे हो, यानी कि वैलिड रीज़न पे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव और सेटलमेंट में सॉल्व हो जाती है. लेकिन बहुत अनरीजनेबली डिमांड होती है ना, वो काफ़ी हद तक अनजस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूट करती है. तो इसके लिए तो हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है. फिर आप कॉन्टीजेंसी पहले से ही प्लान करके रखो. जैसे लॉकआउट भी एक
measure होता है to handle the strike, though it is not that ethical but it is. अब PYQ 15 में आता है पेन डाउन वर्सेस टूल डाउन स्ट्राइक, वी हैव डन. अब लॉकआउट. लॉकआउट क्या होता है कि अब ये कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है. एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि ठीक है अब तुमने स्ट्राइक कर दी ना, अब लो, अब मैं अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा देता हूँ और किसी को आने ही नहीं दूंगा और किसी को वर्क ही नहीं करने दूंगा. ठीक है, तो ये क्यों होता है? ताकि जो वर्कर्स है वो अपनी स्ट्राइक चल रही है, उनकी जो वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है और वो बिल्कुल ऐसे कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल हाई है, तो लॉकआउट एक काउंटर एक्शन हो गया ताकि वो अपनी जो डिमांड्स है वो थोड़ी कम करे और नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है यार अब 20% बोनस और ये बोल रहा है 5%, उसने लॉकआउट लगा दिया तो ये बोलेंगे चलो ठीक है 10% पे फाइनल करो, ये भी आके 10% पे फाइनल करेगा, तो इससे क्या होगा दोनों एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे. तो लॉकआउट इज फॉर दैट पर्पस. तो a lockout is a temporary work stoppage or denial of employment initiated by employer during a labor dispute, यानी already dispute या strike चल रहा होगा. It is typically used as a strategy to pressure the workers. जबकि हमने पढ़ा था strike में क्या था? It was a strategy to pressure the employer to accept certain conditions or to prevent the damage or harm the business ऑपरेशन. अब सिट डाउन में क्या होता है, जब सिट डाउन स्ट्राइक पड़ी थी या पेन डाउन स्ट्राइक में क्या होती कि एम्प्लॉयज हाईजैक कर लेते हैं वर्क प्लेस को, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी लॉकआउट एक इम्पॉर्टेंट या टूल है. फीचर्स सेम रहेंगे, एम्प्लॉयर ओरिएंटेड है, टेम्पररी, प्रिवेंटिव मेजर और नेगोशिएटिंग टूल दोनों है, ये याद रखना. ठीक है, एम्प्लॉयर भी डर दिखा सकता है कि अगर तुम स्ट्राइक करोगे हम लॉकआउट कर देंगे, और फिर ऐसे लॉकआउट करेंगे और ऐसा एम्प्लॉयज को निकालेंगे कि वापस आप एम्प्लॉयमेंट ले ही नहीं पाओगे. तो स्ट्राइक क्या हो सकती है, इससे काउंटर हो सकती है. ठीक है, इट इज लीगल फ्रेमवर्क, इट इज रेगुलेटेड बाय द लॉज एंड नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज बट कलेक्टिव एम्प्लॉयज. ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहता है कि नेगोशिएशन, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों को नेगोशिएशन टेबल पे आ जाते हैं. कॉस्ट कंट्रोल, सेफ्टी, मैनेजमेंट लीवरेज और मार्केट स्टेबिलिटी. मार्केट स्टेबिलिटी इज लिंक टू स्ट्राइक को हम जब काउंटर कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं होता. प्रोडक्शन अगर हॉल्ट नहीं होगा तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, तो दस इट डायरेक्टली लीड्स टू मार्केट स्टेबिलिटी. नाउ नेगेटिव लॉकआउट के तो है ही, इट इज इसके लिए फाइनेंशियल लॉस होता है एम्प्लॉयज को स्ट्राइक्स और लॉकआउट दोनों में ही क्या होता है फाइनेंशियल लॉस. जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उनकी तो रोज़ की कमाई जा रही है, जितने दिन स्ट्राइक चलेगी उतने दिन उनको और उनकी जो इनकम है इनकम लेवल कम होते जाएगा. इट इज स्ट्रेन द लेबर रिलेशन, बिजनेस डिस्ट्रप्शन होगा, रेप्यूटेशन मेन एम्प्लॉयर के लिए तो, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. अब स्ट्राइक वर्सेस लॉकआउट देख लेते क्योंकि ये 2017 और 21 दोनों में पूछा गया है. स्ट्राइक हमें मेजर पॉइंट पता है. इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, डन. ऑब्जेक्टिव बेटर वेजेस वर्किंग कंडीशंस के लिए, और इसमें टू फोर्स एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयर टर्म और अवॉइड अनफेवरेबल डिमांड, या फिर इसमें एक और चीज ऐड कर लो नेगोशिएशन. एक्शन क्या होता है, स्टॉप वर्किंग वाइल स्टेइंग इन और एम्प्लॉयर क्लोजेस द वर्क प्लेस. दोनों में लीगल फ्रेमवर्क होता है, इसमें नोटिस पीरियड होता है और इनको जस्टिफाई करना है होता है कि लॉकआउट क्यों करा. इम्पैक्ट दोनों का सेम ही रहता है बिजनेस पे. ठीक है, और ड्यूरेशन इट कैन बी इंडेफिनिट और लिमिटेड. और लॉकआउट कब तक होगा, जब तक स्ट्राइक चलेगी या फिर जब तक कि नेसेसरी होगा एम्प्लॉयज को प्रेशर करना. बाकी डेफिनेशन में क्या है कि इट इज अ कलेक्टिव रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयज टू वर्क एम्ड एट प्रेशरिंग द एम्प्लॉयर एंड शट डाउन या फिर टेम्पररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस टू कंपेल द एम्प्लॉयज टू अग्री द सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, ये तो सिंपल ही है, बहुत ईजी भी है और हमने पहले रिविजन ही है ये बेसिकली. अब इसके PYQ देख लेते हैं. 13 में पूछा गया जनरल प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947.
तो दोनों के लिए सेम ही है, बस वो 14 डेज वाला जो नोटिस पीरियड था वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा कि जब ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट्स की, देन जो एम्प्लॉयर है कैन नॉट गो फॉर लॉकआउट्स, इट इज एम्प्लॉयज कैन नॉट गो फॉर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, और 14 डेज इस पे अप्लाई होता है। और इस पे क्या होगा कि असेंशियल सर्विसेज एक्ट जो है वो इस पे अप्लाई होगी। समझ गए ना? तो 2013 का ये वाला आंसर बहुत इजी है। 1721 में स्ट्राइक वर्सेस लॉकआउट डन, 15 में बैनिंग लॉकआउट्स। अब ये लॉकआउट में, बैनिंग लॉकआउट में क्या लिखोगे? पहले तो हम लॉकआउट की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके फीचर्स लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे इसके इम्पैक्ट, कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो हमें इसको बैन नहीं करना चाहिए, फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है तो जिसकी वजह से हमें बैन करना चाहिए, और फिर कंक्लूड कर देना पॉजिटिवली। 1998 में पूछा था कि वाई डू इंडस्ट्रियल वर्कर एंड मैनेजमेंट रिजॉर्ट टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, इज देयर एनी लॉजिकल अप्रोच टू मिनिमाइज दीज इन इंडिया, डिस्कस। ये क्या पूछ रहा है? ये बेसिकली कॉजेज पूछ रहा है, तो हमें सारे कॉजेज हम एक ऐसे मॉडल, मतलब ऐसा फ्लो चार्ट बना के हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस क्या होता है? कोई प्रॉब्लम होना या कोई डिस्प्यूट होना। तो फिर ग्रीवियंस और डिस्प्यूट में फ़र्क क्या है? जो ग्रीवियंस होती है वो एक इंडिविजुअल वर्कर की होती है, ठीक है, जबकि डिस्प्यूट जो होता है वो कलेक्टिव वर्कर का होता है। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। जब इंडिविजुअल वर्कर का होगा तो उसके लिए हमको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इंटरनली ऐसी मशीनरी डेवलप करेंगे ताकि उस एम्प्लॉयज़ या फिर एक छोटा मोटा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं सेटल हो जाए, ठीक है। तो फिर मीनिंग देख लेते हैं कि इट इज़ रियल और इमेजिनरी फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड डिससैटिस्फैक्शन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो आपकी हाफ डे की सैलरी कट हो जाएगी, तो ये तो काफ़ी इनजस्टिस फीलिंग हो गई। या फिर डिससैटिस्फैक्शन हुआ तो एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कट हो गई या फिर 2-3 लोगों को दिक्कत है, वो लोग जाएंगे और बोलेंगे कि ये दिक्कत आ रही है हमको, ठीक है। ग्रीवियंस मशीनरी, जो भी वर्क कमेटी होगी, जो भी वहाँ का प्रोसीजर होगा, तो दिस इज कॉल्ड ग्रीवियंस हैंडलिंग। तो ग्रीवियंस इज अ फॉर्मल कंप्लेन रेज्ड बाय द एम्प्लॉय रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ये सारी ग्रीवियंसेस है। इट कैन अराइज फ्रॉम परसीव्ड वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, कंपनी पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। फीचर्स के, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, it can be legitimate or illegitimate, it is always related to organization and it leads to dispute but it is not a dispute। इन दोनों का synonymous नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। it may be expressed or implied in behavior। अगर एम्प्लॉय ढंग से बात नहीं मान रहा, काम नहीं कर रहा या मुंह सुजा के काम कर रहा है वर्क प्लेस पे, तो फिर इससे हम पता लगा सकते हैं कि यार इसमें गड़बड़ तो है, इसको पसंद नहीं आ रहा, इसकी कोई ना कोई कंप्लेन तो है ही। अब ग्रीवियंस और डिस्प्यूट में फर्क इजी है कि इट इज़ इंडिविजुअल और स्पेसिफिक टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, इट इज़ कलेक्टिव, यानी मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ अग्री कि हमें ये दिक्कत है। स्कोप क्या रहता है? इसके बहुत लिमिटेड इशू रहता है कि वो चीज़ हम मुझे पसंद नहीं आई थी, ये आपकी पॉलिसी इस पर मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन इसके लिए ना ये भी होता है स्पेसिफिक इशू है, जैसे कि पे के लिए, लेकिन ये सारे एम्प्लॉयज़ का होता है, ठीक है। या फिर ये बहुत मेजर इशू होता है, बड़ा इशू, ये छोटे मोटे इशू के लिए होते हैं। ये जनरली इनफॉर्मल होता है, लेकिन इसमें फॉर्मल प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है। इसमें लीगल एंगल भी इंक्लूड होता है, ठीक है, और थर्ड पार्टी भी इंक्लूड होती है, लेकिन इट इज़ रिजॉल्व थ्रू इंटरनल प्रोसीजर। अब रेजोल्यूशन में ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म होता है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, लेकिन डिस्प्यूट के अंदर हम थर्ड पार्टी या फिर लीगल एक्शन या आर्बिट्रेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं। और ग्रीवियंस में इम्पैक्ट क्या रहता है? इट इम्पैक्ट्स द स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड इट अफेक्ट्स द लार्जर ग्रुप, ऑब्वियसली बिकॉज ग्रीवियंस इंडिविजुअल की होती है और डिस्प्यूट लार्जर ग्रुप का होता है। हाउ टू डिस्कवर द ग्रीवियंस?
अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि काम स्लोली कर रहा है या फिर हर बात पे या फिर मुंह सुजा के काम कर रहा है। एग्जिट इंटरव्यू, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा, उसने कंप्लेन भी करी होगी लेकिन उसकी कोई बात नहीं मान रहा, तो फिर क्या करेंगे कि वो, अब उसने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन के बाद हम एक इंटरव्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू। तो हम उससे फिर पूछेंगे कि भाई तू क्यों छोड़ के जा रहा है, तेरे को क्या दिक्कत आई, तू सजेशन दे, रिकमेंडेशन दे। तो इससे भी हम पता चल जाता है कि ग्रीवियंस है। कंप्लेन बॉक्स, ओपन डोर पॉलिसी, कम टू सीईओ डायरेक्टली, इस पॉलिसी के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, और रेगुलर सर्वे या पीरियोडिक सर्वेस के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे ग्रीवियंस हैंडलिंग अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसके अंदर क्या है कि हम एक मॉडल ग्रीवियंस कोड बनाएंगे या प्रोसीजर बनाएंगे जो कि हर एक कंपनी को अपने अंदर रखना है। ठीक है, ये किसके अंदर है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है। इट आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर रेजिंग, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग द ग्रीवियंस। ऑब्वियसली तभी हमारे पास पूरा कोड है, तभी हम इसको लेकर आए उसको रिजॉल्व या हैंडल करने के लिए। अब ये दिया कहाँ है? ये डेवलप हुआ है कोड ऑफ डिसिप्लिन में। एक 16th मद्रास सबमिट हुई थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस in 1958। ये फैक्ट अगर आप लिखोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स फैच कर पाओगे। ठीक है, अब मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर में एक है कि आप मशीनरी बनाओ, जैसे कि वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, ये भी उसके अंडर आती है। ठीक है, ये किसका काम करती है? प्रिवेंशन का। ठीक है, और दूसरा है कि आप ग्रीवियंस प्रोसीजर लेके आओ पूरा, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की पहले किसको अप्रोच करेगा, अगर किसी को ग्रीवियंस है तो फिर दूसरा किसको अप्रोच करेगा, फिर थर्ड, ऐसे करके। ठीक है, और किस में दिया हुआ है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर दिया हुआ है। अब हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको दिक्कत आ रही है, इशू है, तो आप पहले अपने इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाओ। ठीक है, और उस सुपरवाइजर को आपको 48 आवर्स यानी कि 2 डेज के अंदर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा आपकी इशू के साथ। अगर वहाँ रिजॉल्व नहीं हुआ तो विल मूव टूवर्ड द स्टेप 2, जो कि है HOD यानी डिपार्टमेंटल हेड। उसके पास है 3 से 7 दिन का समय, वो लेके आपकी जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस करेगा। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर आप जाओगे कमेटी के पास। इस कमेटी के अंदर दोनों रिप्रेजेंटेशन होंगे, एक तो मैनेजमेंट का भी और वर्कर्स यूनियन या फिर वर्कर का भी। ठीक है, तो वर्कर यूनियन को बताएगा कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो फिर ये जब कमेटी बैठेगी तो इस इशू को डिस्कस करेगी, और इसका टाइम पीरियड रहता है 7 to 10 डेज। अगर इस कमेटी में ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे सब सहमत है, मैनेजमेंट भी और वर्कर्स भी, तब तो वो 7 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। पर अगर यूनानिमस डिसीजन नहीं आया तो वो सीईओ के पास जाएगी, तो सीईओ कितने दिन में? 3 डेज में रिवर्स करेगा। ठीक है, और अगर अब यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाके भी वो ग्रीवियंस नहीं रिड्रेस हुई या फिर नहीं रिजॉल्व हुई, तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? हम आर्बिट्रेशन जाएंगे और फिर एडजुडिकेशन या फिर कंसीलिएटिंग ऑफिसर, ये हमारा जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है, हम उसको अप्रोच करेंगे। तो ये प्रोसीजर है कि फ्लो चार्ट बना के आना, अगर ये पूछेंगे तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल ऑफिसर 48 आवर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 3 डेज, ग्रीवियंस कमिटी 7 डेज, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड देन विल गो टूवर्ड द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। स्टेप्स क्या होंगे उसकी हैंडलिंग में? ये स्टेप बहुत ही जनरल स्टेप है, जैसे कि सबसे पहले ग्रीवियंस को हम एक्नॉलेज करेंगे या फिर रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और देन वी विल मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जनरल स्टेप है, अगर पूछे तो लिख देना, या फिर आप इसको एक फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो, जैसे कि पहले रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे ऐसे करके। लेकिन क्या ये ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म पूरी तरीके से इफेक्टिव है या पूरी तरीके से काम कर सकती है? नहीं, इंडिया में इसके लिमिटेशन है, जैसे कि बहुत लेंदी या फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, दो की टाइम बाउंड है, लेकिन अगर कंप्लायंस नहीं हुई तो फिर आपको पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। लैक ऑफ कंप्लायंस हमें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है,
फिर जैसे बोल देते कि सीईओ का, यार सीईओ बहुत बिजी है तो आपको 3 दिन की जगह बस कल देंगे रिस्पॉन्स, कल देंगे रिस्पॉन्स। तो इसके चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ना डिले हो जाता है, फिर ग्रीवियंस ही रह जाती है। लिमिटेड कवरेज है क्योंकि इसको हर कंपनी ना, ये मॉडल है या हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है कि सबको रखना ही पड़ेगा, या फिर रखना भी पड़ेगा तो इसके लिए कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर जगह चेक कर पाए कि इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं है। फिर इनएडिक्वेट अवेयरनेस एंड कैपेसिटी, ना एम्प्लॉयज़ में इतनी अवेयरनेस है, वो सिर्फ इमीडिएट सुपरवाइजर को बोल देंगे, वो कोई भी अगर गोली देना चाहे तो वो देगा और फिर दफ़ा कर दो। उनको पता ही नहीं कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है कि हम इन दी एंड सीईओ तक भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए हाउ टू मेक द मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर इफेक्टिव, या फिर इसके पॉजिटिव भी लिख सकते हो इसी कोई बना के कि देयर आर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है, इसको आप ट्रांसपेरेंट बनाओ, ठीक है, हर एक प्रोसीजर को। अब इम्पार्शियलिटी ऐसे नहीं है कि इस एम्प्लॉयज़ के साथ तो हम ये करेंगे, दूसरे एम्प्लॉयज़ जिसकी ग्रीवियंस हमारे अगेंस्ट है हम उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे या फिर उसकी हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए ताकि कोई पर्सन उसके अगेंस्ट रिवर्स एक्शन ना हो जाए या फिर कोई एडवर्स एक्शन अगेन ना हो। अगर किसी को अपने सुपरवाइजर से ही दिक्कत है तो वो फिर थर्ड स्टेप पे जाएगा या किसी और को अप्रोच करेगा। तो ऐसा ना हो कि पता चल जाए सुपरवाइजर को कि एम्प्लॉय ए ने मेरी कंप्लेन करी थी तो वो सुपरवाइजर अगले दिन से इसको हरास करना चालू कर दे। फिर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन, इसका पॉजिटिव भी है, और या फिर अगर आपको उसको सजेशन में लिखना है तो आपके बोल सकते हो कि प्रोवाइड एम्प्लॉय द राइट टू बी प्रेजेंटेड और अकम्पनीड बाय कलीग और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। PYQ की बात करें तो 10 में पूछा गया था एक्सप्लेन की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रीवियंस। फीचर्स हमने पढ़ लिया था। सजेस्ट अ मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर फॉर अ सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट, पूरा हमने फ्लो चार्ट के साथ आपको ये लिख के आना है। 93 में मॉडल ग्रीवियंस प्रोसेस या कोड या प्रोसीजर, इजी। 1992 में पूछा था डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीवियंस एंड डिस्प्यूट, डन। एंड एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एज अ लेजिस्लेटिव मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। ये वाला डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये है एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो हम ये बताएंगे कि ये लिमिटेशंस तो है ही, फिर हम उसके पॉजिटिव भी बता देंगे। दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ 8 में पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू गाइड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसमें है ना पॉज करो और फिर सोचो कि हमने कहाँ का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा था जिसकी वजह से वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, सोच लिया। तो हमने वर्क कमेटी और अदर प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हमने जिक्र किया था, हम वो सारी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। हमने जितने भी सेटलमेंट पढ़े थे वो कहाँ मेंशन थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर मेंशन थे, हम वो लिखेंगे। हम गाइडलाइंस अबाउट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर मेंशन थी, हम वो लिखेंगे। और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी किस में आता था, एक्ट के अंदर आता था। तो हम ये पूरा लिख देंगे। 4 में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पीस सिस्टम। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्या लिखना है, हम पार्टीज लिखेंगे जैसे कि ट्रेड यूनियन है, वर्कर्स है, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ है या फिर सोसाइटी भी है। ठीक है, और मशीनरी में प्रिवेंटिव मशीनरी और सेटलमेंट मशीनरी है। 12 में पूछा गया है प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिलेटेड टू वर्कमैन ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें हमको ये क्वेश्चन ना थोड़ा टिपिकल सा हो गया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसको। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड अ गाइडलाइंस, ये प्रोविजन है कि जब भी इंडस्ट्री क्लोज होने वाली होती है तब वर्कमैन के पास क्या क्या राइट है। तो क्या क्या है,
उनको क्लोजर का नोटिस मिलना चाहिए, कितने 1 मंथ पहले उनको पता लग जाना चाहिए कि हाँ अब ये जो इंडस्ट्री है वो क्लोज होने वाली है। उनको कॉम्पनसेशन, पूरा ड्यू कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए। फिर उनको सारी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स भी मिलनी चाहिए, जैसे कि 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है। और उनको प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई टैक्स या कोई टैक्स कंप्लायंस तो नहीं है जो रह रही हो, ठीक है। और पेमेंट कॉम्पनसेशन कुछ ऐसा जो वर्कमैन को अभी तक पूरा दिया नहीं हो, जितनी भी ड्यूज़ है ना वो सारे उनको क्लियर करने पड़ेंगे। फिर राइट टू अप्लाई फॉर री एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर कोई फैक्ट्री बंद हो गई तो जब भी वो ओनर 3 साल के अंदर नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास राइट रहेगा कि सबसे पहले उनको उसमें एम्प्लॉय बनाया जाए। If the employer decides to reopen the establishment within 3 years from the date of closure, preference must be given to the former workmen in filling up the vacancies. ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका होगा वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ऐसे करके हम पूरी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पूरे सब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अगर इसमें स्कोप है तो और रिसर्च करके या उनसे इनमें ऐड ऑन करते जाओ, इसको थोड़ा और अच्छा बनाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन।